हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्यवहारवाद, जो कि पहले वीडियो में हम लोगों ने व्यवहारवाद, उसकी विशेषताएं और उसकी जो शोध तकनीकें हैं वो, और उसके बाद व्यवहारवाद का विकास क्रम वो हम लोगों ने देख लिया है। और उसके बाद आज हम लोग और व्यवहारवाद के उद्भव के कारण हम लोगों ने देख लिए हैं। तो नेक्स्ट आज हम व्यवहारवाद के जो विशेषताएं हैं, व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम व्यवहारवाद को दोबारा देख लेते हैं कि व्यवहारवाद है क्या। तो व्यवहारवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद या वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ही नाम है। और तो राजनीतिक शास्त्र का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्भव राजनीति शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और बाकी सब हम लोगों ने विशेषता वगैरह सब डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम देखेंगे आज व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला, या फिर व्यवहारवाद की जो मतलब किसको बौद्धिक आधारशिला माना जाता है, तो देखते हैं। तो व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला है वो उसकी जो डेविड स्टन के द्वारा जो अपने लेख में जो 8 विशेषताएं इसकी बताई गई हैं, उन्हीं को व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? जिसमें डेविड स्टन ने जो व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं अपने लेख, कौन से लेख में? द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। कब का है ये? 1945 का है। तो 1945 में डेविड स्टन के द्वारा द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में 8 व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई गई हैं, और इन्हीं को व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला जो है वो कहा जाता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अब इसमें जो 8 विशेषताएं हैं उनको हम लोगों को क्रम से ध्यान रखनी है। ठीक है, जब इनका क्रम से अगर ध्यान रखेंगे तभी ये क्वेश्चन हमारा सही हो पाएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इनकी मतलब विशेषताओं की जो क्रम है वही पूछ लेता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है नियमितता, यानी रेगुलरिटीज। तो नियमितता है क्या? नियमितता वैसे देखें तो इसकी पहली विशेषता है, और यहाँ नियमितता का तात्पर्य क्या है कि मानव व्यवहार जो है वो बार बार एक जैसा ही आचरण करता है या एक जैसा आचरण अपनाता है वो। तो इसीलिए मानव व्यवहार के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है व राजनीति की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो व्यवहारवादी क्या मानते थे? व्यवहारवादी मानते थे कि जैसे मनुष्य का एक बार मतलब बार बार एक ही जैसा व्यवहार करना जो है वो, और फिर जो व्यवहार किया और उससे उसने मतलब पूर्व अनुमान लगा लिया मानव व्यवहार के बारे में, तो वही जो है वो क्या है? नियमितता है। यानी कि जैसे यदि कोई मतलब हम राजनीति की बात करते हैं, भाई हमारा सब्जेक्ट राजनीति है, तो हम बात करते हैं जैसे कोई सीएम का चुनाव होना है, तो हम लोग मतलब पहले से ही हम लोग मतलब भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीट जाएंगी या इस पार्टी को इतनी सीट जाएंगी। तो वो मानव व्यवहार जो है बार बार एक जैसा व्यवहार दोहराता है, क्योंकि उसको आइडिया होता है, वो पहले से मतलब अपने तरीके से एनालिसिस कर चुका होता है। तो उसी आधार पर पूर्वानुमान लगा लेता है और भविष्यवाणी कर लेता है। तो इसी को व्यवहारवाद में जो है वो नियमितता डेविड स्टन के द्वारा बताया गया है। और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर ही जैसे मतदाता जो है वो निश्चित उम्मीदवार को ही मत देते हैं, है ना, और किसी एक दल को वोट देते हैं, तो और उसी आधार पर निश्चित राजनीतिक निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, है ना, और भविष्यवाणी कर ली जाती है। और जैसे एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, तो जैसे एग्जिट पोल है वो तो गहन सूक्ष्म अध्ययन है। और मैंने आपको बताया था जब व्यवहारवाद की हम लोगों ने शोध तकनीकें जब पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार की शोध तकनीकें बताई थी मैंने। और उसमें जो सेकंड नंबर की जो शोध तकनीक मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कैश विश्लेषण है वो सूक्ष्म गहन अध्ययन है। और ये इससे जो समर्थक विचारक थे वो कौन थे कैश विश्लेषण के? तो ब्रूस रसेट और विलियम कार्टे और शुबर्ट थे ना।
तो उसी में इन्होंने क्या कहा, जैसे कि जो अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जिट पोल का संबंध मतलब व्यवहारवादी हैं वो एग्जिट पोल का समर्थन करते हैं कि ओपिनियन पोल का करते हैं, तो एग्जिट पोल का करते हैं क्योंकि एग्जिट पोल में गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ओके, तो जब गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तो यही व्यवहारवाद की शोध तकनीक भी है। तो इतना हम लोगों को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत डीप में जाके क्वेश्चन जो है वो पुटअप करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सूक्ष्म और गहन अध्ययन है वो है एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल है वो सामान्य अध्ययन है, ठीक है। और दोनों में ही मानो कि जो राजनीतिक व्यवहार है उसी पर दोनों आधारित है। और व्यवहारवाद एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये उसकी शोध तकनीक में था, केस विश्लेषण में, जिसके समर्थक विचारक हम लोगों ने पढ़े थे, ब्रूस रसेट, विलियम कार्टे और शुबर्ट। ओके, तो इस तरीके से ये हुई इनकी पहली विशेषता, नियमितता यानी रेगुलरिटीज, तो हम लोगों ने डिस्कस की। अभी हम नेक्स्ट सेकंड विशेषता देखते हैं, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। तो जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, जैसे कि जो तकनीक नियमितता के द्वारा जो हमें मतलब नियमितता के द्वारा जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, नियमितता में हम लोग मतलब अपना भविष्यवाणी कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, तो उससे जो प्राप्त हमारे आंकड़े हैं वो इतने मतलब सत्यापित उनका मतलब होने चाहिए, वो इस तरीके से सुव्यवस्थित होने चाहिए कि उनकी पुनः जांच हो सके। तो वो हो गया वेरिफिकेशन, यानी कि वो आंकड़े ऐसे हों जिनका वेरिफिकेशन किया जा सके। ओके, और इनका इंग्लिश वर्जन भी हमें ध्यान रखना है, सत्यापन का, वेरिफिकेशन। नेक्स्ट थर्ड विशेषता है इसकी, तकनीक का प्रयोग, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, और अनुरूपण यानी सिमुलेशन। ओके, तो जो अनुरूपण तकनीक, जो अनुप्रयोग या तकनीक का प्रयोग है, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि जो व्यवहारवादी हैं वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक या तकनीक का प्रयोग करते हैं और उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रयोग। मतलब एक से अधिक जो वैज्ञानिक जो है वो तकनीक का अगर प्रयोग करते हैं तो उनको बोलते हैं हम अनुप्रयोग। तो जैसे व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें कंप्यूटरीकरण है, सारणीकरण है, जो सूचकांक है, इनका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। और व्यवहारवादी ये भी कहते हैं कि जैसे तकनीक को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, चाहे कितनी भी जटिल परिस्थिति हो, हमें तकनीक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मतलब अब अनुप्रयोग जो है वो करना चाहिए हम लोगों को। और वैज्ञानिक या तकनीक का प्रयोग जो है व्यवहारवादी अधिक से अधिक मतलब ये बोलते हैं कि तकनीक का सहारा जो है वो हमें लेना चाहिए। तो ये हुई इनकी थर्ड विशेषता। नेक्स्ट फोर्थ विशेषता देखते हैं, परिमाणीकरण। ठीक है, तो क्वांटिफिकेशन, परिमाणीकरण। तो परिमाणीकरण में हम देखते हैं कि हमें जो मतलब नियमितता के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उन आंकड़ों को इस प्रकार से वर्गीकरण करना है उन आंकड़ों का, ताकि उनका जो मापन है वो योग्य बन सके। यानी मापन योग्य जो आंकड़े हैं वो हमें लेने हैं और उन आंकड़ों में मतलब उन आंकड़ों जो नियमितता के द्वारा जो नियमितता में हमें आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं ना, तो उन आंकड़ों को नियमितता के द्वारा प्राप्त आंकड़ों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर लिया जाए ताकि वे मापन योग्य बन सके। ओके, तो नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं, तथ्य मूल्य प्रभेद। तो जो तथ्य मूल्य प्रभेद है इसको हम क्या बोलते हैं, डायकोटमी। और इसी विशेषता को जो हाइपरफैक्चुअलिज्म मैंने आपको पहले बताया था कि डेविड स्टन ने जो है वो हाइपरफैक्चुअलिज्म शब्द का प्रयोग किया था, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। और तथ्य मूल्य प्रभेद जो है वो इसकी फिफ्थ विशेषता है। और तथ्य मूल्य प्रभेद का इंग्लिश वर्जन भी हमें ध्यान रखना है, तो वो क्या है, वो है डायकोटमी। और डायकोटमी के बाद हाइपरफैक्चुअलिज्म की विशेषता से मतलब से जुड़ा हुआ है ये। और जैसा मैंने आपको बताया था, जब व्यवहारवाद का विकास हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1921 में जो जेम्स ब्राइस हैं उनकी बुक थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि 1921 में लिखी गई थी और 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें ब्राइस ने कहा था कि हमें तथ्य से सरोकार रखना चाहिए, यानी कि तथ्य के
पर ही बल देना चाहिए, तो उसी को डेविड ईस्टन ने क्या कहा था, हाइपर फैक्चुअलिज्म। तो जो डेविड ईस्टन की जो ये व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला जो बताई है, उसमें 5th विशेषता, ये जो तथ्य मूल्य प्रभेद डाइकोटमी में मतलब हाइपर फैक्चुअलिज्म भी इसी विशेषता से जुड़ा हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट तथ्य मूल्य प्रभेद जो है, इसको भी हम देखते हैं। तो इसमें व्यवहारवादियों का क्या कहना है, व्यवहारवादी मानते हैं कि यदि तथ्यों को मूल्यों से अलग करना चाहिए, ठीक है, तथ्यों को मूल्यों से अलग कर दो, केवल तथ्यों के माध्यम से ही सरोकार रखना चाहिए, और क्योंकि तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, और व्यवहारवादी ऐसा भी मानते हैं कि मूल्यों को कभी ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, और कभी नैतिकता से जोड़ दिया जाता है, कभी दर्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए व्यवहारवादी कहते हैं कि हम सही और गलत की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उचित और अनुचित की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो जो जैसे सामान्य बहुमत प्रणाली जो होती है, उसमें द्विदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है, ठीक है, और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है वो किसको बढ़ावा देती है, बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। तो लेकिन ये नहीं बता सकते कि हमें उचित कौन सी है, अनुचित कौन सी है, ये तो नहीं कह सकते। तो व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं कि जैसे जेम्स ब्राइस का जो कथन था कि हमें तथ्य 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 से सरोकार रखना चाहिए, तो व्यवहारवादी भी ऐसे, डेविड ईस्टन भी बोलते हैं कि हमें सिर्फ तथ्य से ही मतलब रखना चाहिए, तथ्य से ही वास्ता रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये कहते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगली विशेषता क्रमबद्धीकरण, यानी सिद्धांत निर्माण, सिस्टमेटिलाइजेशन, और इसको हम व्यवस्थीकरण भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। क्रमबद्धीकरण, तो जो क्रमबद्धीकरण है यानी सिद्धांत निर्माण है, व्यवस्थीकरण है, सिस्टमेटिक जो है, इसके बारे में देखेंगे। तो इनमें व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि जो अपने आंकड़े हैं, जो नियमितता के द्वारा हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि कि सिद्धांत निर्माण संभव हो सके। ओके, मतलब जो हमें आंकड़े एकत्रित किए हैं उनको इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाए या व्यवस्थित किया जाए जिससे सिद्धांत निर्माण हो सके। और जो ईस्टन की बुक थी द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में, हम आगे पढ़ेंगे, डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है वो इसी बुक में दिया गया है। तो द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और यहाँ पर आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी दिया था। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है कि डेविड ईस्टन ने इस विशेषता में ये बताया कि जो हमें प्राप्त आंकड़े हैं, जो हमें तथ्य हैं, उनको आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जिससे कि सिद्धांत निर्माण हो सके। ओके, अभी हम नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं, शुद्ध विज्ञान, यानी कि जो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, जो है ना, राजनीति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है, और प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक शुद्ध विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग होता है, ये तो हम जानते हैं, और भविष्यवाणी भी की जाती है। तो इस तरीके से ये एक विशुद्ध विज्ञान है या फिर शुद्ध विज्ञान है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विशुद्ध भी आ सकता है, विशुद्ध विज्ञान या शुद्ध विज्ञान। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इसकी लास्ट विशेषता है वो है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या समग्रता। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या फिर इंटीग्रेटिज, तो ये हमें ध्यान रखनी है। तो इंटीग्रेटिज को अलग देखेंगे हम, और अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अलग देखते हैं। मतलब दोनों में क्या सिमिलरिटी है, और मतलब क्या इन दोनों का मतलब है यहाँ। तो जो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, इसको अंतः शास्त्रीय उपागम के नाम से भी जानते हैं, हम पता है इस बात का। और जो राजनीतिक विज्ञान से जो दूसरे सामाजिक विज्ञान के गुणों और तकनीकों को इसमें अपनाना चाहिए, यानी जितने दूसरे सामाजिक विज्ञान के जो गुण हैं उनको भी जो है वो राजनीतिक विज्ञान में उन गुणों और तकनीकों को अपनाना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं समग्रता की। तो समग्रता में क्या है कि मानव के जो राजनीतिक, इसमें व्यवहारवादी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य के जो राजनीतिक पक्ष है, तो राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष भी जो है वो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ओके,
समग्रता में क्या बताया व्यवहारवादियों ने? इन्होंने बताया कि जो मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष भी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं व्यवहारवाद की आलोचना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य आलोचना, नव परंपरावादियों के द्वारा आलोचना, उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा आलोचना और फिर देखेंगे उत्तर आधुनिकतावादियों के द्वारा आलोचना। ओके, तो ये हमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य आलोचना। तो सामान्य आलोचना में जैसा वैज्ञानिक शब्दावलियों के भंडार में वृद्धि कर दी और जो राजनीति शास्त्र है उसमें जटिलता ला दी है। ठीक है, तो ये जो परंपरावादी हैं वो क्या बोलते हैं कि व्यवहारवाद के द्वारा जो है वो वैज्ञानिक एक तो शब्दावलियों के भंडार, बहुत सारी शब्दावलियां व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई हैं और उसके बाद इतनी सारी मतलब वैज्ञानिक शब्दावलियां दे दी गई हैं और जिससे कि राजनीति शास्त्र में जटिलता आ गई है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि मानव को व्यवहारवादी यंत्र या मशीन मानते हैं, जबकि मानव जो है वो एक यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है, वो हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है, वो बार बार उसका मूड चेंज होता रहता है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है और ये कहते हैं कि मानव व्यवहार में नियमितता नहीं पाई जाती है, जबकि व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार में नियमितता, इनकी पहली जो डेविड ह्यूस्टन के द्वारा जो विशेषताएं 8 विशेषताएं बताई गई हैं उसमें पहली विशेषता ही उन्होंने नियमितता माना, जबकि मानव व्यवहार में नियमितता नहीं पाई जाती। मानव व्यवहार हमेशा एक जैसा व्यवहार मानव कभी करता ही नहीं है। ये तो हम खुद से भी मतलब जान सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं कि क्या हम हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं? नहीं करते हैं। गुस्सा आ रहा है तो हमारा व्यवहार अलग होता है, जब हम शांत मूड में होते हैं तो हमारा व्यवहार अलग होता है, जब कोई आ जाता है घर पे तो हमारा व्यवहार अलग होता है, जब बच्चे के साथ अलग होता है और फैमिली मेंबर के साथ अलग होता है, रिलेटिव्स के साथ अलग होता है। तो मानव का व्यवहार जो है वो मतलब एक जैसा नहीं रहता है, उसमें नियमितता नहीं पाई जाती है और जो मानव एक व्यवहारवादी यंत्र या मशीन नहीं है, मशीन थोड़ी है मानव। तो इस तरीके से हमें ये देखा गया, इसकी सामान्य आलोचना की जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरी सामान्य आलोचना में तीसरी इसकी जो आलोचना है वो है अत्यधिक तकनीक का प्रयोग। तो ये लोग क्या कहते हैं, व्यवहारवादी ये कहते हैं कि बहुत अधिक तकनीक का प्रयोग जो है वो इसमें व्यवहारवाद में किया गया है। तो हम भी जानते हैं कि बहुत अधिक तकनीक पर बल देते हैं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। हमेशा कहते हैं हमें तथ्य से सरोकार रखना चाहिए, जैसा कि जेम्स ब्राइस का जो कथन है। और उन्होंने बुक अपनी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक जो 1924 में जब प्रकाशित हुई थी तो उसमें उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें तथ्य से ही मतलब रखना चाहिए, ठीक है, मूल्यों की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत अधिक तकनीक पे प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से इनकी आलोचना की जाती है। फिर है मूल्यों की उपेक्षा। तो जैसा हम सब जानते हैं परंपरावाद की उपेक्षा करते हैं, ये मूल्यों की उपेक्षा करते हैं, कहते हैं कि नैतिकता, मूल्य, आदर्श ये कुछ नहीं होता और सिर्फ जो होता है वो व्यवहार होता है, मानव का व्यवहार होता है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, यानी तथ्य होते हैं। तो जैसा कि हन्ना अरेंट कहती भी है यहाँ पर कि राजनीतिक सत्ता की भूख से चलती है, ठीक है, राजनीति एक सत्ता की भूख से चलती है लेकिन उसे दर्शन का पानी भी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वो कहती भी हैं कि हम जानते हैं कि राजनीति सत्ता की भूख से चलती है लेकिन कभी कभी उसको दर्शन का पानी भी चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि मूल्यों से मतलब तथ्यों से ही सब कुछ हो जाएगा, तथ्य ही मतलब हर क्षेत्र में लागू हो जाएंगे या तथ्यों से सब मतलब पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें मूल्यों का भी सहारा लेना पड़ता है, यानी तकनीक के प्रयोग के साथ साथ, वैज्ञानिकता के प्रयोग के साथ साथ हमें कई बार आदर्श और नैतिकता का भी सहारा लेना पड़ता है और उसी से हमारा काम भी चलता है। ओके, और पांचवी जो इसकी सामान्य आलोचना है वो है राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। तो राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, मानविकी विज्ञान है। ये तो हम सब जानते हैं। शुद्ध विज्ञान इन्होंने बताया था, अपनी 7वीं विशेषता बताई थी कि शुद्ध विज्ञान है, लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है, हम भी जानते हैं।
कि इन्होंने तो ये बता दी थी कि राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि मतलब इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है, ठीक है। और ये जो है प्राकृतिक विज्ञान को मतलब एक प्राकृतिक विज्ञान के समान ही इसमें बता दी थी कि ये प्राकृतिक विज्ञान के समान एक शुद्ध विज्ञान है और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग होता है, भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। ओके, तो ये हुई इसकी सामान्य आलोचना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नव परंपरावादियों के द्वारा व्यवहारवाद की आलोचना किस प्रकार की जाती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नव परंपरावादी जैसे कि ये परंपरावाद के ही पुनरुत्थान पर बल देते हैं, और हम लोगों ने नव परंपरावादी जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20वीं-21वीं शताब्दी के जो दृष्टिकोण है, और उसमें 1950 के दशक में मतलब राजनीति सिद्धांत पर ये विशेष रूप से इसका मतलब नव परंपरावादियों का रहा है। और इसमें जो रॉबर्ट हल हैं वो इनको मतलब परानुभववादी भी कहते हैं नव परंपरावाद को, तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसमें कुछ विचारकों का मैं आपको बताती हूँ कि जैसे लियो स्ट्रास हैं, एरिक वोगलिन हैं, ठीक है, डांटे जर्मनी है, एम सिबली हैं, बंट्रा द जूनेल हैं, ठीक है, माइकल ओक्सार्ट हैं, और बकल हैं, मेटलैंड हैं, सिबली हैं, हन्ना अरेंट हैं। तो ये नव परंपरावादी विचारक हैं। और इसमें जैसे लियो स्ट्रास क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव जो है गटर विजय या तुच्छ विजय है। ये बोलते हैं कि एक नाले की मतलब नाले को पार करने जैसी विजय है व्यवहारवाद का जो बढ़ता प्रभाव है। तो इस तरीके से आलोचना करते हैं। और नेक्स्ट है एरिक वोगलिन। तो एरिक वोगलिन क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद गूढ़ ज्ञानवाद पर बल देते हैं और जो निरंकुशता को बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि उतनी गूढ़ ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, ये बहुत अधिक डीप में जाकर, कई बार ऐसा होता है बहुत अधिक डीप में जाने से व्यक्ति वहां से हट जाता है। तो जो व्यवहारवादी हैं वो बहुत गूढ़ ज्ञान पर बल देते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था एरिक वोगलिन ने कि अपनी एक इनकी बुक थी कि ऑर्डर एंड हिस्ट्री में इन्होंने लिखा भी था कि जो तकनीकवाद है, भौतिकवाद और तकनीकवाद से समाज से कानून व्यवस्था नहीं बनती, नैतिकता की बहुलता से ही कानून व्यवस्था बनती है। तो ये इन्होंने कहा था, ज्यादा गूढ़ ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि गूढ़ ज्ञान पर बल देने से निरंकुशता बढ़ती जा रही है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं डांटे जर्मनी। तो डांटे जर्मनी भी नव परंपरावादी हैं और ये बोलते हैं कि राजनीतिक शास्त्र सचमुच एक आलोचना का शास्त्र है, अर्थात परंपरागत से संबंधित है ये। और इस प्रकार फिर नेक्स्ट है एम सिबली। तो एम सिबली भी बोलते हैं कि व्यवहारवादी मूल्यों की अवहेलना का राजनीतिक शास्त्र, मूल्यों की अवहेलना करके राजनीतिक शास्त्र को नीरस बना देते हैं। तो इस तरीके से तभी इनको जो है वो नव परंपरावादी बोला जाता है, यानी कि परंपरावाद के पुनरुत्थान पर ही ये बल देते हैं। और ये कहते हैं कि व्यवहारवादी मूल्यों की अवहेलना करके राजनीतिक शास्त्र को नीरस बना दिया है। तो इस तरीके से नव परंपरावादियों की आलोचना हम लोगों ने डिस्कस की है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो देखते हैं उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा आलोचना। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा किस तरीके से आलोचना की जाती है तो वो देखते हैं। जो उत्तर व्यवहारवादी है इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, अल्फ्रेड डी ग्रोजिया और अर्नेल्ड ब्रेस्ट का। तो जो ग्रोजिया हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहार शब्दावली को राजनीतिक विज्ञान से निकाल देना चाहिए। ये व्यवहार की बात करते हैं व्यवहारवादी, तो मतलब मानव के व्यवहार के अलावा ये बात ही नहीं करते, तथ्य के बिना बात ही नहीं करते, वैज्ञानिकता के बिना बात ही नहीं करते। तो मूल्य और नैतिकता के बिना काम नहीं चलता है। जब हम मूल्यों के साथ यदि तथ्य को अपनाते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें तकनीक के सहारे या सिर्फ मूल्यों के तथ्यों के सहारे जो है वो हम मतलब काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अल्फ्रेड डी ग्रोजिया कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहार शब्दावली को राजनीति विज्ञान से निकाल ही देना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट विद्वान है अर्नेल्ड ब्रेस्ट। तो अर्नेल्ड ब्रेस्ट कहते हैं कि व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की सबसे दुखद घटना है। ये कहते हैं कि व्यवहारवाद का आना ही दुखद घटना है राजनीति शास्त्र में। तो इस तरीके से ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये हमें एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। अल्फ्रेड डी ग्रोजिया और अर्नेल्ड ब्रेस्ट।
ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावादियों के द्वारा व्यवहारवाद की आलोचना यानी प्रत्यक्षवाद की आलोचना। तो जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, जैसा प्रत्यक्षवाद में तो वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है, ओके, और व्यवहारवाद में तथ्य पर बल दिया जाता है, वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है, ठीक है। और जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है इसमें मूल्य, नैतिकता, परंपरावाद, प्रत्यक्षवाद की आलोचना की जाती है, ठीक है। और उत्तर आधुनिकतावाद इसमें इंक्लूड है और हरित राजनीति इसमें इंक्लूड है। तो जो उत्तर आधुनिकतावादी बार्डरिलाई एक फ्रांसीसी विद्वान हैं और इन्होंने सिमुलेशन एंड सिमुलक्रा की अवधारणा दी है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिमुलेशन और सिमुलक्रा की अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है जे बार्डरिलाई ने, फ्रांसीसी विद्वान है। और सिमुलेशन और सिमुलक्रा की अवधारणा, जैसा सिमुलेशन तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद की जो हम लोगों ने 8 विशेषताएं पढ़ी हैं और उसमें हम लोगों ने जो बौद्धिक आधारशिला थी, डेविड ईस्टन के द्वारा जो बौद्धिक आधारशिला बताई गई थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिमुलेशन यानी कि अनुप्रयोग और अनुरूपण। अनुरूपण को सिमुलेशन बोलते हैं, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अनुरूपण हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर। तो सिमुलेशन में सिर्फ तकनीक का प्रयोग यानी व्यवहारवादी सिमुलेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डेविड ईस्टन ने तीसरी विशेषता बताई है। जबकि सिमुलक्रा में क्या होता है, इसमें मूल्य और रीति रिवाज पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मूल्य और रीति रिवाज इंक्लूड होते हैं सिमुलक्रा में और सिमुलेशन में होते हैं तकनीक होती है। तो इनकी सिमुलक्रा और सिमुलेशन में मतलब अवधारणा देकर और सिमुलक्रा को जो बार्डरिलाई हैं वो सिमुलक्रा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि इन दोनों में ज्यादा प्रभावशाली कौन है, सिमुलक्रा, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा। और उसके बाद जो जे बार्डरिलाई हैं, इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद जो है वो झूठी आभासी दुनिया तैयार करता है, यानी जो सिर्फ सिमुलेशन की बात करता है तो ये झूठी आभासी दुनिया तैयार करता है। तो ये कोटेशन भी हमें ध्यान रखनी है कि व्यवहारवाद झूठी आभासी दुनिया तैयार करता है। ये किसका कथन है, तो ये है जे बार्डरिलाई का, ओके। अब हम बात करते हैं जैक्स दरिदा। तो जैक्स दरिदा व्यवहारवाद के कारण मौलिकता अप्रभावी हो गई है, क्योंकि तो मौलिकता की बात ही नहीं करते, ठीक है, व्यवहारवादी। तो पूरकता प्रभावी हो गई है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, व्यवहारवाद के कारण मौलिकता अप्रभावी और पूरकता प्रभावी हो गई है। ये किसका कथन है, जैक्स दरिदा का, क्योंकि इन्होंने नैतिकता, आदर्श, मूल्य की तो बिल्कुल अवहेलना करके व्यवहारवादी सिर्फ तथ्य और वैज्ञानिकता और मानव व्यवहार, व्याख्या, है ना, और क्या बोलते हैं, व्यष्टिवादिता, इस मतलब अनौपचारिक संस्थाओं, इन सब पर इन्होंने बल दे करके मौलिकता को तो निष्क्रिय ही बना दिया है, मौलिकता को तो अप्रभावी ही बना दिया, मौलिकता को इन्होंने छुपा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जैक्स दरिदा कहते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के महत्व की। तो जो व्यवहारवाद का महत्व है वो इस प्रकार से है कि राजनीति शास्त्र में एक तो वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया इन्होंने, दूसरा व्यवहारवाद के कारण एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, मतदान व्यवहार जैसे नवीन उपकरण और विचार भी राजनीति शास्त्र में आए हैं, ये हम लोगों ने देखा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे एग्जिट पोल है वो एक सूक्ष्म गहन अध्ययन है और उसके समर्थक विचारक भी बताए थे मैंने, ब्रूस रसेट, विलियम कार्टे, शूबर्ट, है ना। और 4 जो मैंने शोध तकनीकी बताई थी जिसमें विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है, कैश विश्लेषण, पर्यवेक्षण विश्लेषण और प्रेरणात्मक विश्लेषण मैंने बताया था आपको। तो उसी में जो गहन सूक्ष्म अध्ययन एग्जिट पोल में किया जाता है और मतदान व्यवहार जो है जैसे नवीन उपकरण जो है इसमें राजनीति शास्त्र में आए हैं व्यवहारवाद के कारण। तो इस तरीके से इनका महत्व है व्यवहारवाद का। और व्यवहारवाद के कारण ही राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी जो नवीन अवधारणाएं हैं वो भी आई हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये व्यवहारवाद का महत्व जो है हम लोगों ने डिस्कस किया और इसके साथ ही जो अपना व्यवहारवाद टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद। तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।